हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंतर्गत आप लोगों की बहुत ही डिमांड आ रही थी कि जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं क्लास 6, 7, 8 उनको इंग्लिश में कराइए। किस में? इंग्लिश में कराइए। इंग्लिश के बच्चे जो थे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, उनको समझने में दिक्कत हो रही थी। हिंदी मीडियम वालों की क्लासेस तो पहले से ही अपलोड है हमारी दूसरे चैनल पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और जो सीटेट आदि के इंग्लिश में तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए अब हमारी क्लासेस इंग्लिश में भी चलेंगी, जिसमें हम आज कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 है। ठीक है, ये पुरानी एनसीईआरटी है लेकिन नई एनसीईआरटी के अनुसार ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है और इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। न्यू एम्पायर्स मतलब क्या होता है? राज्य, नए साम्राज्य। साम्राज्य मतलब नया क्षेत्र आप जीतेंगे, नया राज्य जो आप स्थापित करेंगे जीतकर, उसको साम्राज्य कहा जाएगा। और किंगडम्स मतलब क्या हो जाएगा कि जो राजाओं का जो पूरा किंगडम हो जाएगा वो। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि प्रशस्ति। पहला हमारा टॉपिक है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। तो प्रशस्ति क्या होता है? तो यहाँ देखिए लिखा है, प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है? इन प्रेज ऑफ। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रशंसा मतलब आप समझते हैं? प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना का अर्थ क्या होता है कि आप प्रशंसा किसी बच्चे की बढ़ाएगी। जैसे एक टीचर प्रशंसा करते हैं, आपका अच्छा नंबर आता है तो कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के वो बताता है ताकि बच्चा क्या हो और ज़्यादा मोटिवेट हो ना। मोटिवेट करने का क्या होता है? ये एक तरीका होता है। तो प्रशंसा करने का अर्थ यही हो जाएगा कि प्रशंसा मतलब कि बड़ाई करना। ठीक है, तो उसमें देखते हैं, अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्त। तो अरविंद एक बच्चा है, वो सपोज टू बी एक्टिंग मतलब उसको एक्टिंग करनी है किसकी? समुद्रगुप्त की। किसकी एक्टिंग करनी है? समुद्रगुप्त। वो कौन थे? एक फेमस रूलर थे, एक प्रसिद्ध शासक थे। कौन सी डायनेस्टी? डायनेस्टी मतलब वंश। कौन से वंश के? गुप्त वंश के। गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त वंश के बहुत ही फेमस शासक थे समुद्रगुप्त। उसी की एक्टिंग अरविंद कर रहा है। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। हम समुद्रगुप्त के बारे में कैसे जानते हैं? जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है। इलाहाबाद में अशोक ने बहुत जगह अपने गुहा लेक बनवाए, स्तंभ लेक बनवाए, तो उसी में से एक क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में खुदे अभिलेखों से हमें पता चलता है। अभिलेख जान लीजिए, अभिलेख मतलब कि कुछ लेख उसमें लिखा होता है। ठीक है, पत्थर में क्या होता है? खुदेर कर उसमें लिखाया जाता है। ठीक है, ये उसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इट वॉज कंपोज्ड एज काव्य बाई हरिसेन। ठीक है, इसको आमतौर पर क्या कहा जाता है? इसको प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति ही इसको हम कहा जाता है। ठीक है, और इसको बनाया किसने था? इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था हरिसेन। हरिसेन कौन थे? कवि थे। कवि जानते हैं ना। और काव्य मतलब क्या होता है? कविता। कविता को ही काव्य कहा जाता है, तो कविता के रूप में इसमें लिखा गया है। ठीक है, पहली बात की प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? कि इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से मिलती है। इसे हरिसेन ने लिखा था। इसे किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था काव्य में। काव्य मतलब कविता के रूप में लिखा है। दो चीज़ें आप पढ़े होंगे हिंदी में, गद्य होता है, गद्य मतलब जो कहानी होता है, और काव्य मतलब कविता होता है। तो कविता के रूप में इसको लिखा गया है। ठीक है, हु वॉज पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। जो कौन थे? हरिसेन जो थे वो कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के कवि थे और मंत्री भी थे। समुद्रगुप्त के कवि और मंत्री भी थे। दिस इंस्क्रिप्शन इज ए स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। तो ये जो अभिलेख है वो एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है इन प्रेज ऑफ। इन प्रेज ऑफ मतलब कि बड़ाई करना, प्रशंसा करना। वाइल प्रशस्ति वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 10 सच एज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। मतलब इसमें और भी बताया गया है कि कुछ और शासक हैं जिनकी प्रशस्तियाँ हमें मिली हैं, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है। समुद्रगुप्त की ये जो प्रशस्ति है
इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज संस्कृत है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत भाषा में कविता, संस्कृत में भी काव्य होता है ना, जैसे कि सुभाषितानी आदि आप चीज़ें पढ़ते हैं तो वो संस्कृत के काव्य हो जाते हैं। तो ये जो प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसमें पहला जो आपका ये टॉपिक है, पहला पैराग्राफ है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल्स अस। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या हमें बताती है। द पोएट प्रेज्ड द किंग इन द ग्लोइंग टर्म। तो जो पोएट है वो किंग को कुछ ग्लोइंग टर्म, मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा किया है। जो कवि है, कौन? हरिशेन जो कवि है वह समुद्रगुप्त के बारे में बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा किया है। एज अ वॉरियर, एज अ किंग, मतलब एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में। हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, जो युद्धों में, बैटल मतलब युद्ध, युद्धों में बहुत सारी जीतें जीता है। हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट्स, जो पोएटों कवियों में भी श्रेष्ठ था। क्या? जो लर्नड मतलब यहाँ लर्न का अर्थ क्या है कि बुद्धिमान था। वो कौन था? वह मतलब कैसा था? बुद्धिमान था, वो बुद्धिमान था। एंड बेस्ट ऑफ द पोएट्स, और कवियों में भी श्रेष्ठ था, मतलब कि जितने भी कवि होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा था। मतलब समुद्रगुप्त जो थे उनको कवि के रूप में भी बताया गया कि उनको कविताएं भी करना आता था। ही इज आल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू गॉड, और उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? उसको ऐसा भी बताया गया है कि वो भगवान के बराबर थे। कौन? समुद्रगुप्त। अब कवि है, इसीलिए इसमें कहा गया है प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। देखिए इसमें बढ़ा चढ़ा के बातें बताई गई हैं। और आगे है, द प्रशस्ति वाज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, और ये प्रशस्ति है, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस, बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाए गए हैं। हियर इज पार्ट ऑफ वन सेंटेंस। अब देखते हैं, नीचे दिया गया है एक सेंटेंस प्रशस्ति में दिया गया है, देख लेते हैं। समुद्रगुप्त द वॉरियर, इसमें लिखा गया है समुद्रगुप्त एक योद्धा। हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क ऑफ 100 ऑफ स्कार्स कास्ट बाय बैटल एक्सेस, एरो, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब्ड डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्ब्ड एरो, लॉन्ग एरो एंड मेनी अदर वीपन्स। तो इसमें क्या बताया गया है अभी देखते हैं कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जिसकी बॉडी बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिसकी बॉडी क्या है? बहुत ही खूबसूरत लगती है और पूरी तरीके से कवर है, मतलब पूरी तरीके से कवर किससे? बहुत सारे खूबसूरत घावों से, जो किससे आए हैं? कुल्हाड़ियों से आए हैं, तीरों से आए हैं, भालों से आए हैं, बर्छों से आए हैं, ठीक है, और विभिन्न अन्य हथियारों से आए हैं, ठीक है, बड़े तीरों से आए हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अन्य तीरों से आए हैं। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें इसको क्या दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़े योद्धा हैं। बड़े योद्धा मतलब बहुत ही अच्छे योद्धा हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है वो खूबसूरत घावों से भरा हुआ है। किन घावों से? जो युद्ध में इनको मिले हैं, कुल्हाड़ियों से, तीरों से, भालों और बर्छों से, और विभिन्न प्रकार के तलवारों से तथा अन्य हथियारों से, ठीक है, ये बताया गया है। अब देखते हैं कि हरिसेन ने और क्या बताया है। इसी में हरिसेन ने बताया है कि हरिसेन डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। हरिसेन इसमें बताते हैं जैसे कि पूरा जो ये इस समय जो आर्यावर्त था वो क्या था? ये मतलब पूरा भारत देश था, वो कई भागों में बटा था। जैसे आर्यावर्त था, दक्षिणापथ था, ठीक है, और नाइबरिंग कंट्रीज थी, और भी अदर्स जो अदर्स कंट्री थी, जैसे कि फिगर में देखेंगे कि ये सब क्या हो जाएंगे, और ये सब आर्यावर्त हो जाएंगे, ठीक है, और ये साउथ इंडिया के ये दक्षिणावर्त कहलाएंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या है? आर्यावर्त हैं, ग्रीन कलर वाले आर्यावर्त हो जाएंगे। दक्षिणापथ क्या हो जाएंगे? ये सारे जो क्षेत्र हैं ये दक्षिणावर्त हो जाएंगे, ठीक है, और आउटर स्टेट ये ब्लू कलर वाले हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? और इनर स्टेट ये हो जाएंगे। तो 4 अन्य तरीके के रूलर थे, और उनसे समुद्रगुप्त की पॉलिसी कैसी थी उसको बताया गया है। जैसे कि रूलर ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त मतलब कि जो उस समय उत्तर भारत था, ये कन्नौज, प्रयाग हमारा कि इलाहाबाद जिसको कहते हैं, और ये पाटलिपुत्र नालंदा यानी कि बिहार, ये आर्यावर्त में आएगा, ठीक है। जो आर्यावर्त के रूलर शासक होते थे, और जो एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप में जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है, हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। तो यहाँ के आर्यावर्त के यानी कि उत्तर भारत के 9 शासकों को
किसने हराया था? समुद्रगुप्त को, और हरा के राज्य को अपने में मिला लिया था। ठीक है, राज्य को अपने में मिला लिया था। अब दक्षिणापथ के कितने शासकों को हराया था? 12 शासकों को। दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था, जिसमें से कुछ के कैपिटल्स रेड डॉट से मैप में दिखाए गए, रेड डॉट से मैप में दिखाए गए। ये देखिए, ये सारी चीज़ें, ये दक्षिणापथ मतलब कि दक्षिण पथ मतलब होता है रास्ता, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की ओर जाने का रास्ता, यानी कि यहीं से दक्षिणापथ माना जाता है इतना ये। ठीक है, और इसमें इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई कि 12 शासकों को ये हरा देते थे, फिर उनको फिर से शासन करने का उनको दे देते थे, मतलब कि अपना अधिकार दिखा देते थे और फिर से शासन करने के लिए उनको दे देते थे। ठीक है, आर्यावर्त में क्या किए? 9 शासकों को हराया और उनका जो राज्य था अपने राज्य में ही मिला लिया, और दक्षिणापथ मतलब दक्षिण के जो राज्य थे 12, उनको हराया और उनको फिर से शासन करने के लिए दे दिया। द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स, जैसे कि असम हो गया और बंगाल का जो कोस्टल एरिया था, नेपाल हो गया, और जो गण संघ थे नॉर्थ वेस्ट में, उनको पर्पल कलर का दिखाया गया है। ठीक है, ये ट्रिब्यूट लाते थे, उनके ऑर्डर्स मानते थे और कोर्ट को अटेंड करते थे। इनको क्या किया कि जो नाइबरिंग स्टेट, जो मतलब कि ब्लू कलर से दिखाए गए, ये वाले क्षेत्र, नहीं ब्लू कलर नहीं, ये इनर स्टेट, जो ये सारे स्टेट्स हैं, और इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया है कि इनको क्या करते थे, इनको यहाँ के शासकों को हराते थे, और ये जो शासक थे उनको कह देते थे कि आप हमारी इज्जत करिए, हम जो कहें उनको मानिए, हमें क्या लाइए, हमें विभिन्न चीज़ें लाइए, हमें विभिन्न उपहार लाइए और हमारे दरबार में आप आइए, हमारे दरबार में आइए। ठीक है, चौथा तरीका ये क्या अपनाते थे? द रूलर ऑफ आउटलाइंग एरिया, मतलब कि जो भारत देश के बाहर की ओर के थे, जैसे कि परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशान्स एंड सका एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। तो ये क्या हो जाएंगे, जो ब्लू मैप, ये ब्लू मैप वाले जो हो जाएंगे यहाँ के, और ये श्रीलंका, इनसे ये क्या पॉलिसी अपनाते थे? समुद्रगुप्त इनसे क्या करता था, इनको हरा देता था और इनकी जो बेटियां होती थी, पुत्रियां होती थी, उनसे शादी कर लेता था, और शादी करके रिलेशन बना लेता था, तो दोबारा हमला करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी और एक रिश्ता कायम हो जाता था, तो इसकी ताकत भी बढ़ जाती थी। तो इसमें हर्षेन ने क्या बताया है कि समुद्रगुप्त 4 तरीके का अभियान करता था, 4 तरीके की पॉलिसी अपनाया था। उत्तर भारत के 9 शासकों को हराया और पूरी तरीके से अपने राज्य में उसको मिला लिया। दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया, लेकिन उनको राज्य दे दिया। ठीक है, बाकी जो कोस्टल एरिया और नाइबरिंग कंट्रीज़ थी, आसपास की जो कंट्रीज़ थी, असम, बंगाल, नेपाल, उनको क्या किया कि उनको हराता था और उनसे उपहार मांगता था, अपने आर्डर मनवाता था, और कोर्ट को अटेंड करने, दरबार को अटेंड करने के लिए कहता था। और जो भारत देश से बाहर के मतलब कि थोड़ा सा आउटलाइंग एरिया थे, जहाँ कुषाण और शक शासक थे और श्रीलंका, उनसे क्या करता था, उनको हराकर उनकी पुत्रियों से शादी कर लेता था। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बनता है कि किस शासक को वीणा बजाते हुए चित्रों में दिखाया गया है, सिक्कों में दिखाया गया है, तो वो कौन से? समुद्रगुप्त ही थे। ठीक है, इनको वीणा वादक भी कहा जाता है, इनको वीणा बजाते हुए भी सिक्कों पर दिखाया गया। ठीक है, और उत्कृष्ट कवि भी इनको कहा गया, अभी ऊपर ही बताया गया। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ हमारा क्या है। अगला पैराग्राफ है जीनियोलॉजी, मतलब कि वंश, इसमें वंश के बारे में बताया गया है। मोस्ट प्रशस्तिस आल्सो मेंशंस द एंसेस्टर ऑफ द रूलर, तो अधिकतर जो प्रशस्तियाँ होती थी वो एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, जो रूलर होता था उनके पूर्वजों के बारे में बताती थी। जैसे कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इनके पिताजी, इनके दादा के बारे में भी बताएगी। जैसे कि समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी गढ़ से आती थी। पिता के नाम इनका क्या था? इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त डायनेस्टी के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने टाइटल अपनाया था महाराजा धीराज। इन्होंने कौन सा टाइटल अपनाया था? महाराजा धीराज, मतलब कि ये अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाने पसंद करते थे और ये पहले शासक थे ऐसे। ठीक है, और ये एक ऐसा टाइटल था जिसे समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजा। बाकी सारे जो गुप्त वंश के शासक थे वो उनको सिंपली महाराजा कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको हो गया कवर। अब विक्रम संवत क्या होता है?
द एरा बिगनिंग इन द 58 BCE, 58 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। एक कॉमन एरा होता है, एक बिफोर कॉमन एरा। तो इंग्लिश टर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 0 और इस तरफ आपका क्या होता है CE, इसी को हम AD भी कहते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है BC या BCE, ठीक है। CE मतलब कॉमन एरा, AD मतलब कि उसी का दूसरा नाम एनो डोमिनी, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। चाहे BCE कहो या BC कहो, तो इसको हम ईसा मसीह का जन्म मानते हैं, ठीक है। इसके इस तरफ जितना भी समय आएगा उसको हम बिफोर कॉमन एरा कहेंगे, और इसके इस तरफ जितना भी समय आएगा उसको हम कॉमन एरा या AD कहेंगे। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं 2025 AD, ये भी सही हो जाएगा। 2025 CE कॉमन एरा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये कहना है जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से 48 साल पहले, तो उसको हम 48 BCE लिखेंगे, ठीक है। 58 BCE लिखेंगे, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 48 साल पहले। तो अगर इसमें लिखा है कि द एरा बिगिनिंग इन द 58 BCE इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ गुप्त वंश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वह एरा जो ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले हुआ था, वह किससे संबंध रखता था। उस समय किसका शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, ठीक है। हु हैड फाउंडेड इट एज मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शकाज एंड एस्यूम्ड द टाइटल विक्रमादित्य, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शकों को हराया था, और शकों को हराया था और कौन सा टाइटल अपनाया था, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। और उसी दिन उन्होंने विक्रम संवत चालू किया था। विक्रम संवत मतलब एक कैलेंडर था, जैसे आज कैलेंडर चलते हैं वैसे उस समय कैलेंडर था वो, ठीक है। had also been adopted alongside the Gregorian calendar as the national calendar by independent India, ठीक है। और यही विक्रम संवत है जो इसको भारत आज भी फॉलो करता है। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं, इसको भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि होली जो है वो फागुन मास में आती है, ठीक है। चैत्र से शुरू होता है हमारा महीना और होली फागुन मास में आती है, ठीक है। तो ये कौन सा कैलेंडर है, ये विक्रम संवत है, ठीक है। और मार्च में आती है, ये कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जनवरी फरवरी मार्च ये जो महीने हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। चैत्र वैशाख आषाढ़ ये सारे जो हैं, फागुन, ये सब कौन से हैं, विक्रम संवत के अंतर्गत आते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के ही बेटे थे। तो समुद्रगुप्त के पिता कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, और समुद्रगुप्त के बेटे कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। आगे देखते हैं हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र। अब हर्षवर्धन एक अगला शासक आएगा और उसके बारे में हर्षचरित्र उसने जो लिखी थी उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। While we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out that some kings from biographies। अब बायोग्राफी क्या होती है, अब विभिन्न जैसे क्रिकेटर्स, आप ज़्यादा रुझान रहता है क्रिकेट की ओर, तो आप देखे होंगे क्रिकेटर्स अपनी बायोग्राफी भी लिखते हैं, ठीक है, बायोग्राफी भी लिखते हैं। तो जैसे उसमें बिलीव लिखा गया है, बिलीव एक बायोग्राफी है, ठीक है, ये सारी बायोग्राफी हो जाएंगी। तो बायोग्राफी क्या होती है, आत्मकथा। क्या, आत्मकथा। आत्म मतलब अपनी कथा। आप जब आप अपनी कहानी खुद लिखें कि मैं इतने साल का था, स्कूल जाना शुरू हो गया, तो वही बायोग्राफी होती है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि गुप्त रूलर्स के बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। कुछ ऐसे राजा थे जिनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, उनकी बायोग्राफी से। हर्षवर्धन हु रूल नियर 1400 ईयर एगो। हर्षवर्धन जिसने शासन 1400 साल पहले किया था, वह उनमें से एक था। हिज कोर्ट पोएट, उसका दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट, मतलब उसके दरबार में रहने वाला कवि कौन था, बाणभट्ट, जिसने इसकी बायोग्राफी लिखी थी, इसकी आत्मकथा लिखी थी, और इसका नाम क्या था, हर्षचरित्र। इसका नाम क्या था, हर्षचरित्र। और ये जो आत्मकथा थी ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष। और इसमें क्या बताया गया है, हर्ष का वंशानुक्रम बताया गया। वंश जो है, हर्ष के पिता और हर्ष के आगे वाली, मतलब इनके वंश के बारे में बताया गया है, ठीक है। एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग किंग। और खत्म ये कहाँ से होती है, जब ये राजा बन गए तो आत्मकथा वहीं समाप्त होती है। जुआन जैंग अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 10 ऑल्सो स्पेंट आवर टाइम ऑफ एट हर्ष कोर्ट एंड लिफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही शा, ठीक है। इनके काल में जुआन जैंग, इनको हम ये भी कहते हैं, इनका आप जुआन जैंग याद करिए या ह्वेन तशांग, इनको हम ह्वेन तसांग भी कहा जाता है,
ठीक है, वेन तसांग इन्हीं के समय में आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने कुछ देखा उन्होंने और कुछ लिखा। वो क्या था? उन्होंने बताया कि हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। तो इसमें इन्होंने बताया कि हर्ष जो थे अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन जब इनके पिता की और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो ये थानेसर के शासक बने। हिज ब्रदर इनला वाज द रूलर ऑफ कन्नौज। इनका जो ब्रदर इनला थे, ठीक है, ब्रदर इनला मतलब इनकी बहन के पति, इनके बहन के पति जो थे वो कन्नौज के शासक थे। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और वो बंगाल के शासक के द्वारा मारे गए। ठीक है, इनके जो बहन के पति यानी जीजा थे वो बंगाल के रूलर के द्वारा मारे गए। और हर्षा फिर क्या किया, उससे बदला लेता है और कन्नौज को जीत लेता है। हर्ष जो था, हर्ष वो बदला लेता है बंगाल के शासकों से और कन्नौज को भी जीत लेता है। एल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, हाँ वो ईस्ट में सक्सेसफुल हुए, मतलब कि बंगाल ईस्ट में ही तो आता है, बंगाल ईस्ट में आता है, तो ईस्ट में वो सक्सेसफुल हुए। मगध और बंगाल दोनों जीता। मगध मतलब बिहार का क्षेत्र था उस समय, बिहार बंगाल दोनों जीत लिया, लेकिन वो अन्य जगहों पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वह नर्मदा नदी को पार करके दक्कन क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र मतलब क्या हो जाएगा, जो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र हो जाएगा, हैदराबाद आदि आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ उसको भी जीतने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन वहाँ के एक चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उसको रोक दिया, हरा दिया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। अब देखते हैं द पल्लवा चालुक्य एंड पुलकेशियन प्रशस्ति। पल्लव शासक कौन थे, चालुक्य शासक कौन थे, और पुलकेशियन की भी एक प्रशस्ति थी। ठीक है, पल्लव एक वंश था, चालुक्य एक वंश था और पुलकेशियन की भी प्रशस्ति थी। एहोल प्रशस्ति इसको कहा जाता है। द पल्लवाज एंड चालुक्य वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय हर्ष के समय में साउथ इंडिया में दो शासक का वंश था, दो वंश बहुत ज़्यादा फेमस था। वो कौन सा था, पल्लवा और चालुक्य। पल्लव वंश था और चालुक्य वंश था। द किंगडम ऑफ पल्लव स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा while the Chalukya was centered around the Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra। तो पल्लव वंश का जो क्षेत्र था वो कांचीपुरम जो इनकी राजधानी थी वहाँ से लेके कावेरी नदी का जो डेल्टा होता है वहाँ तक था। डेल्टा मतलब कि जहाँ नदियाँ अपना कचरा जमा करती हैं तो वहाँ एक डेल्टा टाइप का बन जाता है। ठीक है, चालुक्यों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, चालुक्यों का कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। चालुक्यों का कहाँ था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ऐहोल थी। क्या, ऐहोल। ठीक है, और इनकी क्या थी, अभी आपको बताया पल्लवों की थी कांचीपुरम। ठीक है, ऐहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विथ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो ऐहोल जो चालुक्यों की राजधानी थी वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, मतलब ट्रेडिंग मतलब व्यापार, व्यापार का एक मुख्य स्थान था, मतलब यहाँ से व्यापार होता था, भारत में भी और विदेशों में भी व्यापार यहाँ से होता था। ठीक है, और बाद में क्योंकि ऐहोल में बहुत सारे मंदिर बने इसलिए इसको रिलीजियस सेंटर भी, मतलब कि धार्मिक केंद्र के रूप में भी माना गया। जैसे कि अयोध्या और प्रयागराज है, धार्मिक केंद्र के रूप में माना जाता है ना, वैसे ऐहोल भी धार्मिक केंद्र के रूप में बाद में माना गया। द पल्लवाज एंड चालुक्या फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन्स। चालुक्य और पल्लव ये एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, कट्टर दुश्मन, हमेशा एक दूसरे के जो ज़मीन थे उस पर कब्जा करना चाहते थे, करते रहते थे, कभी ये जीतते कभी वो जीतते। खास तौर पे ये इनके कैपिटल्स को भी जीतना चाहते थे। कांचीपुरम जो पल्लव की राजधानी थी और चालुक्यों की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या थी, ऐहोल। ये दोनों भाई राजधानी जो होती है सबसे अच्छी जगह होती है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ होता है, सबसे खुशहाल जगह होती है वो, तो इसलिए खास करके इनको ये जीतना चाहते थे। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन द्वितीय। सबसे अच्छा जो चालुक्य शासक था, जो सबसे मतलब कि प्रसिद्ध चालुक्य शासक था वो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने अभी ऊपर पढ़ाया हर्ष को हराया था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अब हम इसके बारे में कैसे पता चलता है, प्रशस्ति से। पुलकेशिन द्वितीय की भी प्रशस्ति थी और इसको किसने लिखा था, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति। कौन, रवि कीर्ति। इसको भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स
who are traced back through 4 generations from father to son. पुलकेशियन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो पुलकेशियन को किससे उसका मिला था, उसका किंगडम साम्राज्य अपने चाचा से मिला था। रवि कीर्ति ने बताया, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ टू द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो रवि कीर्ति ने बताया कि उसने वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों की ओर अपना एक्सपेडिशन यानी कि साम्राज्य फैलाया। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष, और उसने क्या किया, हर्ष जो आगे बढ़ रहा था उसको रोका। चेक द एडवांस मतलब हर्ष जो आगे बढ़ रहा था, मतलब कि मगध यानी बिहार और बंगाल को जीत लिया था, दक्कन क्षेत्र को जीतने के लिए आ रहा था, उसको रोका किसने, पुलकेशियन द्वितीय ने। रवि कीर्ति ने इसको बताया। देयर इज इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम, हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। अब यहाँ एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई थी इस पोएम में, जो एहोल प्रशस्ति है किसकी, पुलकेशियन द्वितीय की। उसमें लिखा गया था, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, हर्ष मतलब खुशी उल्लास होता है। और पोइट ये कहता है कि पुलकेशियन द्वितीय के हार के बाद हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष, यानी कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब कि यहाँ किस अलंकार का यूज हुआ है, यहाँ 2 शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहला हर्ष का अर्थ है नाम और दूसरे हर्ष का अर्थ है खुशी। तो हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि हर्ष को अब खुशी नहीं रही। पुलकेशियन द्वितीय ने पल्लव राजुओं के ऊपर भी अटैक किया, जिन्होंने कांचीपुरम में जाके छिप गए, जो कांचीपुरम के जाकर छिप गए। अब अगला पॉइंट है कि इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब कि इन किंगडम्स में, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि राजा जो है वो सिर्फ युद्ध ही लड़ेगा, अब भाई समाज को भी तो देखना है, कैसे साम्राज्य भी चलाना है। तो साम्राज्य जैसे कि आज होता है कि विभिन्न नियम पास होते हैं, ये विभिन्न तरीके से बजट पास होते हैं, जिससे क्या होता है कि गांव में विभिन्न चीज़ें आती हैं, विभिन्न प्लान्स बनते हैं, उससे गांव का संचालन होता है, शहर का संचालन होता है। ठीक है, उसी प्रकार उस साम्राज्य का संचालन कैसे होता था उसके बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है पहला पॉइंट कि सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है, वंशानुगत। वंशानुगत मतलब समझते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि आप जो हैं गांव के प्रधान हैं, ठीक है, आप गांव के प्रधान हैं और आपके बाद आपका बेटा गांव को प्रधान बन जाए, फिर आपका बेटा भी गांव का प्रधान बन जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, वंशानुगत कहा जाता है। यानी किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, आपका ही परिवार उस पद पर रहेगा। तो उसी में ये बताया जा रहा है कि उस समय जो थे कुछ प्रमुख जो पद थे, कुछ प्रमुख पद वंशानुगत हो जाए थे, यानी कि सन जो है वो पिता की जगह को ले लेगा। जैसे कि हरिसेन जो थे वो महादंड नायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर। चीफ जुडिशियल ऑफिसर मतलब महादंड नायक का अर्थ क्या हुआ, महादंड नायक का अर्थ हुआ कि जुडिशियल मतलब कि न्याय का सबसे बड़ा जो उस समय अधिकारी था वो महादंड नायक कहलाता था। कहाँ, जो ये साउथ इंडिया के जो ये क्षेत्र थे चालुक्य वाले, वहाँ महादंड नायक किसको कहते थे, जो न्याय करने का, जैसे कि आज चीफ जस्टिस हो जाते हैं वैसे उस समय महादंड नायक होते थे। ठीक है, और वो अपने पिता के ही तरह था, यानी कि उनके पिता की जब मृत्यु हुई तो वो महादंड नायक बन गया था। दूसरा पॉइंट है, सम टाइम वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। कभी कभी क्या होता था, एक व्यक्ति के पास कई अधिकार होते थे। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या देखते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम है तो कहीं और के सीएम नहीं बन सकते, लेकिन कुछ और अधिकार उनके पास होते हैं। ठीक है, और उसी में देखते हैं कि उसी तरीके से उसमें बताया गया है कि उस समय कुछ व्यक्तियों के पास एक से अधिक अधिकार थे। जैसे कि महादंड नायक के अलावा हरिसेन जो था वो कुमार अमात्य था। वो क्या था, कुमार अमात्य था, जिसका अर्थ क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एक महत्वपूर्ण नेता, संधि विग्राहिक भी था। वो संधि विग्राहिक था मतलब कि युद्ध और शांति का नेता भी था। तो उसमें दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि उस समय क्या होता था कि एक व्यक्ति के पास कई सारे कार्य में होते थे, कई सारे वो ऑफिसेस संभालता था। जैसे कि जो महादंड नायक हरिसेन थे वो कुमार अमात्य थे, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण नेता, और संधि विग्राहक भी थे, यानी कि युद्ध और शांति के नेता भी थे। तीसरा पॉइंट है, बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी। मतलब कि इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट मेन होते थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, यानी कि जो लोकल क्षेत्र होता था उनमें भी कुछ प्रमुख लोग होते थे प्रशासन में। जैसे कि नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी क्या होता है,
ये चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी के मर्चेंट मतलब जानते हैं क्या होते हैं? व्यापारी। व्यापारी जो व्यापार करते थे उनको मर्चेंट कहा जाता है। सिटी के ये व्यापारी होते थे, मर्चेंट, ठीक है। और ये चीफ बैंकर, और ये किसका काम करते थे? बैंकर भी होते थे, यानी कि अगर आपको उधार लेना है तो ये उधार भी आपको देते थे, ठीक है। तो नगर श्रेष्ठी कौन होते थे? मुख्य बैंकर जो उधार देते थे और पैसा जमा करते थे, और शहर के व्यापारी थे। दूसरा है सार्थवाह। सार्थवाह क्या होते थे? व्यापारियों के नेता होते थे। जो मर्चेंट्स का कारवां होता है, कारवां मतलब कि ग्रुप, जो व्यापारियों का ग्रुप होता था उसके लीडर कौन होते थे? सार्थवाह होते थे। प्रथम कुलीक। प्रथम कुलीक कौन होते थे? मुख्य शिल्पकार होते थे। प्रथम कुलीक मानी मुख्य शिल्पकार। अब शिल्पकार का अर्थ क्या होता है? मतलब जो चीज़ें बनाते हैं, जो विभिन्न, जैसे कि जो बर्तन बनाते हैं, जो आपके गांव शहरों में देखे होंगे, जो मिट्टी के दिए आदि बनाते हैं उनको हम शिल्पकार कह सकते हैं। लकड़ियों की शिल्पकार मतलब सिर्फ मिट्टी के ही नहीं, जो लकड़ियों के भी नक्काशी करते हैं वो भी शिल्पकार कहलाएंगे। और चौथा है कायस्थ। कायस्थ मतलब और स्क्राइब्स मतलब कि जो लिपिकों के प्रधान, मतलब कि जो चीज़ें लिखी जाती थी उसके जो हेड होते थे वो कौन होते थे? कायस्थ होते थे। अगला पॉइंट है एक न्यू काइंड ऑफ आर्मी, ठीक है। लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। मतलब कि पहले के जो रूलर्स थे, कुछ और उसमें से किंग्स थे, उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज मतलब बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई आर्मी भी रखे थे, जिसमें से हाथी, घोड़े, ठीक है, पैदल और घुड़सवार सब होते थे, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विथ ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। इसके अलावा क्या होता था? जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लीडर होते थे, कुछ सैन्य लीडर होते थे जिनके पास सैनिक होते थे। जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि आपके पास 100 लोग हैं जो युद्ध करने में सक्षम हैं, और आपको क्या कहा जाता है कि कहीं युद्ध हो रहा है और आपसे मांगा जाए कि हमको वही आपके 100 सैनिक चाहिए, तो आप क्या कहलाएंगे? मिलिट्री लीडर ही तो कहलाएंगे। तो वही ऐसे ही था। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। इनको रेगुलर सैलरी नहीं दिया जाता था। जब भाई इनको ज़रूरत पड़ती थी तो इनको क्या दिया जाता था? इसके बदले इनको ज़मीन दी जाती थी। ज़मीन पे खेती करते थे और उसी से उस पर खेती करवाते थे और श्रम आदि इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। यानी कि रेवेन्यू मतलब कि जो ब्याज इकट्ठा करते थे, हाँ ब्याज इकट्ठा करते थे, ठीक है। उस ज़मीन पे ब्याज इकट्ठा करते थे और अपने सोल्जर्स को मेंटेन करते थे और घोड़ों को मेंटेन, यानी कि सबको ठीक ठाक ढंग से उनको देखभाल करते थे। दीज मैन वर नोन एज सामंता। इनको क्या कहा जाता था? जो मिलिट्री लीडर्स होते थे, जो जब ज़रूरत पड़ती थी राजाओं को सैनिक देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। और जब शासक जो होता था वो वीक पड़ जाता था तो सामंता भी राजा बनने के लिए कोशिश ये करते थे, ये खुद भी राजा बनने का प्रयास करने लगते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। साउदर्न किंगडम जो साउदर्न मतलब कि जो साउथ के क्षेत्र हैं उसमें असेंबलीज, यानी कि असेंबली मतलब क्या होता है? बताइए, असेंबली मतलब क्या होता है? असेंबली मतलब सभाएं। असेंबली मतलब क्या हो जाएगा? सभाएं। इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। पल्लव के जो अभिलेख थे, जो मतलब पत्थरों को खोद कर लिखा जाता था, उसे ही अभिलेख कहा जाता था। पहले ही बताया हूँ सबसे शुरू में ही, पल्लवों के अभिलेखों में बहुत सारी लोकल असेंबलीज, लोकल आम सभाएं के बारे में बताया गया है, जिसमें से सभा जो ब्राह्मण की असेंबली होती थी। जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स, यानी कि जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, लैंड ओनर मतलब कि ज़मीन के स्वामी, जिनके पास खेत ज़्यादा होते थे, उनकी सभा का क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़। और ये असेंबली काम कैसे करती थी? ये सब कमिटीज़ बनाती थी। सब कमिटीज़ कैसे हो जाएगा कि जैसे कि एग्रीकल्चर का एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है। जैसे आप ही के इस क्षेत्र में हो जाएगा कि बहुत सारी सब कमिटीज़ होती हैं कि देखभाल एग्रीकल्चर में इनका काम है, इतने 10 लोग हैं, ठीक है। रोड्स बनाने में 10 लोग हैं, टेम्पल्स की देख रेख, नदियों की देख रेख, तो इनका क्या होता था? सब कमिटीज़ बनाती थी। उर वाज विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। उर क्या था? उर वह सभा थी जो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, जो भूस्वामी तो होते थे लेकिन ब्राह्मण नहीं होते थे। और नगरम क्या होती थी? नगरम जो हो जाएगी वो किसकी सभा हो जाएगी? मर्चेंट्स, यानी व्यापारियों की जो सभा हो जाएगी वो नगरम। तो पल्लवों के जो अभिलेख हैं उसमें 3 प्रकार की सभा बनाई गई। कौन सी हो जाएगी? पहली तो सभा ही कहा गया। सभा किसको?
जो ब्राह्मण भूस्वामी थे। दूसरा क्या है, उर मतलब ऐसे भूस्वामी जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होते थे। तीसरा नगरम हो जाता था, नगरम मतलब व्यापारियों की सभा। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखिएगा और कुछ बताने की आवश्यकता इसमें है नहीं। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल्स इन किंगडम। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पस ऑफ द लिप्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। तो हम आम लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं, जो कुछ प्लेज उस समय होते थे, कुछ कहानियाँ जो उस समय नाटक खेले जाते थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कालिदास, जो अपने कथा के लिए बहुत फेमस होते थे, जिसमें वो राजाओं के दरबार को दिखाते थे। उसमें से एक है कि उसमें ये दिखाया जाता था, हमेशा कालिदास के कथाओं में ये दिखाया जाता था कि जो अमीर लोग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो संस्कृत बोलते हैं, और जो सामान्य लोग और महिलाएं होती हैं वो प्राकृत भाषा का यूज करती हैं। ठीक है, वो क्या यूज करती हैं, प्राकृत भाषा का यूज करती हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या बताया गया है कि हाँ, किंग और ज़्यादातर ब्राह्मण जो हैं वो संस्कृत भाषा यूज करते हैं, और महिलाएं और जो राजा और ब्राह्मण नहीं हैं उनके अलावा जो पुरुष होते थे वो प्राकृत, जो बात मैंने बताई वही सही है। और इनका सबसे ज़्यादा फेमस प्ले क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इसको क्या नहीं पढ़ा जाता है, इसको जिया पढ़ा जाता है। पहली बात तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसका, कालिदास का सबसे प्रमुख प्ले है। इसमें क्या बताया गया है, राजा दुष्यंत और एक नारी शकुंतला के प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है द चाइनीज पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब कि क्या होता है कि जो पिलग्रिम को हम कह सकते हैं जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, मतलब कि जो धार्मिक रूप से एक तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है। तो चाइनीज पिलग्रिम फासियान, उन्होंने नोटिस किया कि अनटचेबल्स के साथ कैसा, मतलब कि अछूतों के साथ, मतलब कि जिनको अछूत माना जाता था, जिनको छुआ नहीं जा सकता था, ऐसा वो लोग सोचते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने बताया कि उनको बाहर रहना पड़ता था, सिटी के बाहर, सिटी का जो क्षेत्र होता था, सिटी के बॉर्डर से बाहर रहना पड़ता था, शहर के। उन्होंने आगे लिखा, इफ़ सच मैन इंटर्स अ टाउन और मार्केट प्लेस, अगर उसे नगर में या मार्केट में इंटर करना होता था तो वो क्या करते थे, वो नगाड़ा पीटते थे ताकि सब लोग दूर हट जाएं। ठीक है, उस आवाज़ को सुन के क्या करते थे, सब लोग दूर हट जाते थे और उनसे बचने की, उनसे ना छू पाएँ ऐसा कोशिश करते थे। ठीक है, उनसे टच ना हो जाए, ऐसा उस समय उनसे व्यवहार किया जाता था। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ आज के इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि हमने जो ये चैप्टर जो हमने पढ़ाया आपको, उसको आपको समझ पाया कि नहीं, और अपना फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी क्लासेस की जो लिंक्स हो जाएंगी और सारे PDF हैं वह वहीं मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।